लिखो बेटा चौथी बात, और चौथी बात में दो केस लिखने हैं। लिखो चौथा पॉइंट लिखो, उसमें लिखो केस नंबर 1। लिखो केस नंबर 1। केस नंबर 1 लिखो, इफ कंसंट्रेशन आर गिवन। यदि कंसंट्रेशन क्या हो, दी जाए, और आपसे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा जाए तो आपको कैसे निकालना है। तो तुम लोग यहां पे एक जुगाड़ सीखो। ये क्या लिखा है, अलवेली वेरी फास्ट। पहले हमने क्या पढ़ाया था, ओबीसी वेरी फास्ट, अब पढ़ा रहे हैं अलबेली वेरी फास्ट। देखो अलबेली, ठीक है। अल का मतलब है, सारे बच्चे बहुत ध्यान से, इधर ध्यान से देखो, नहीं आए आए करोगे, उधर इधर है उधर देखोगे, फिर वो सी भरा होगा तुम अपना ए वाला हटा के सी भरोगे। अक्सर पड़ोसी वाली कॉपी पे ज्यादा हमें भरोसा होता है, चाहे हम आंसर सही घर भर के बैठे हो। समझ में आ रहा, तो ये काम ना करो, इधर जुगाड़ सीख लो। अल का मतलब होता है ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, चार ही तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं। पहला कौन सा है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरा कौन सा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा बताओ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा कौन सा है, ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। अल समझ में आ गया। बे का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, और ली का मतलब होता है लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। कुछ समझ में आ रहा। वेरी का मतलब होता है वेपर प्रेशर, और फास्ट का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अभी आपने फुल फॉर्म देख लिया कि नहीं देख लिया, यहां पे लाइन खींच लो। अच्छा, इसका फुल फॉर्म आ गया। अलवेली वेरी फास्ट का फुल फॉर्म बताओ, बताओ। अल ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वे बॉइलिंग पॉइंट, ली लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है। अच्छा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है, ये होता है पी नॉट माइनस पी एस। और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है, पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट। पहले तो बेसिक डिफरेंस सीख लेना, है ना। अब ये इस सवाल को हम लगाएंगे कैसे, पहले पहले इसको याद करो, मैं पूछूंगा, याद कर लो। किसी से भी पूछा जा सकता है, इसको याद करें। चलो चमौरे जी तुम सुनाओ, अलबेली वेरी फास्ट का फुल फॉर्म सुनाओ। ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, फ्रीजिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक। अब देखो पहला केस क्या है, यदि सवाल में क्या दिया जाए, हाँ नीचे लिखो। अब केस 1 को फिर से लिखो। अच्छा एक काम करो, ये फार्मूला पहले लिख लिया ना, इसके बाद केस लिखो, इसके बाद लिखो केस 1। लिखो केस 1, नहीं आधा ऊपर रह जाएगा, बीच में एडवर्टाइजमेंट हो गया, फिर उसके बाद लिखवा रहे हैं तो कनेक्ट नहीं कर पा रहे, ये बात है कहाँ की। अब लिखो नीचे लिखो केस 1, लिखो इफ कंसंट्रेशन आर गिवन, इफ कंसंट्रेशन आर गिवन। फिर नीचे नई लाइन से लिखो, लिखो इफ कंसंट्रेशन आर गिवन। अब देखो वही लाइन दोबारा बोल रहे हैं, कुछ लोग अभी लिख नहीं रहे होंगे, सोच रहे होंगे वही लाइन बोल रहे हैं, है ना। हर हरकत हमें मालूम होती है, सोच रहे होंगे अभी यही हेडिंग लिखवाए हैं, वही सेम बात पूछ रहे, तो कुछ के पेने नहीं चलते हैं। क्या लिखाया, इफ कंसंट्रेशन आर गिवन देन वी अप्लाई, देन हम अप्लाई, लिखो देन वी अप्लाई आई इंटू सी फार्मूला, आई इंटू सी फार्मूला। तब हम लोग कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे,
I इंटू सी। क्लियर है? और जरा ध्यान से देखो, I इंटू सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अलबेली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेरी फास्ट। समझ में आया? जिसका I इंटू सी ज्यादा होगा उसकी ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होंगी, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, लेकिन उनका वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। बहुत बड़े और धुआंधार सवाल अलबेली वेरी फास्ट से लगते हैं। पूरा चैप्टर एक साइड, अलबेली वेरी फास्ट एक साइड, इतना बड़ा सवाल इसका बनता है। क्लियर है? सवाल हो जाए इसी बात पे, ये समझ में आ रहा? सवाल को आप पकड़ोगे कैसे? यदि आपको लाइन से कंसंट्रेशन दी गई है तो समझ लेना आई इंटू सी फार्मूला लगाना है, और आई इंटू सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अलबेली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेरी फास्ट, है ना? तो लिखो, राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर एंड वेपर प्रेशर, राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर एंड वेपर प्रेशर ऑफ के बाद डैश लगा के छोड़ दो, नीचे लिखो नंबर 1, लिखो 0.1 मोलर ग्लूकोज, ऐसे लिखना 0.1 मोलर ग्लूकोज। दूसरा लिखो 0.1 मोलर NaCl, 0.1 मोलर NaCl। तीसरा लिखो 0.1 मोलर CaCl2। चौथा लिखो 0.1 मोलर Na3PO4। अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहले बताओ, फार्मूला तो डिसाइड हो गया ना कौन लगना है? देखो सबकी क्या दी गई है, कंसंट्रेशन गिवन है, तो सबसे पहले हमको फार्मूला यहां क्या लगा देना है, आई इंटू सी। सब में क्या लगा दो, आई इंटू सी। सब में क्या लगा दो, आई इंटू सी। ठीक है? समझ में आ रहा है सवाल? एक ही सवाल लगवाएंगे, 100 सवाल नहीं लगवाएंगे। अच्छा बताओ, ग्लूकोज का आई कितना होता है, 1, और सी आपको गिवन है दैट इज 0.1, तो आंसर आ गया 0.1। NaCl का आई होगा 2, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का आई ही N है, N ही आई है। समझ में आ रहा है? कुछ गधे समझ नहीं पा रहे हैं इसको। क्लियर है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का N ही आई है, आई ही N है, यानी N आई दोनों सेम है। क्लियर है? तो बताओ कितने आयन में टूटेगा, 2, तो यही इसका N है, यही इसका I है, तो क्या लिखोगे, 2 इंटू 0.1, 0.2। इसका बताओ 3 में टूटेगा ना, 3 इंटू 0.1, 0.3। अच्छा ये कितने में टूटेगा, 4 में, 4 इंटू 0.1, आंसर क्या गया, 0.4। क्लियर है? और आपने पढ़ा है I इंटू सी अलबेली, वेरी फास्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना? पढ़ा है I इंटू सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अलबेली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेरी वेरी फास्ट। तो ये तो वेरी का मतलब ये हुआ आपका वेपर प्रेशर, और ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर भी तो है। इसका मतलब है जिसका आई इंटू सी ज्यादा, है ना, तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा। आई इंटू सी किसका ज्यादा, 4 का, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1। अच्छा वेपर प्रेशर का ऑर्डर क्या होगा, जिसका आई इंटू सी ज्यादा उसका वेपर प्रेशर कम, तो जिसका आई इंटू सी कम उसका वेपर प्रेशर ज्यादा, तो क्या हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा?
बताओ, ये आपके आंसर निकल के बाहर आ गए। इससे जब सवाल लगाओगे ना, तब तुमको इनकी मर्यादा पता चलेगी कि कितना आराम से सवाल लग गया, किसी तरीके का कोई बवाल नहीं, सीधे अलबेली वेरी फास्ट बोला, सवाल कंप्लीट हो गया, है ना। और देखो, इस समय पे तुम्हारे मन में कई सारी बातें आएंगी, उलझने। एक सबसे बड़ी बात आएगी चलो आगे लिखो। केस नंबर 2, केस नंबर 2 लिखो, इफ परसेंटेज आर गिवन, क्योंकि हमें हर साल का अनुभव है। अनुभव मीन्स तजुर्बा, हाँ एक्सपीरियंस, समझ रहे हो। और जानते हो, एक्सपीरियंस हमेशा उम्र के साथ चलता है। जैसे 60 साल वाले इंसान को जो तजुर्बा होगा वो हमको नहीं होगा, समझ में आ रहा है। हाँ, आप ज्ञान में ज्यादा बड़े हो सकते हो, तजुर्बे में नहीं हो सकते हो। है, गधा है होगा बिल्कुल। किस चीज का तजुर्बा? उसने जितने सावन देखे होंगे उतना तजुर्बा होगा। चलो आगे लिखो बेटा, लिखो, लिखो बेटा। केस नंबर 2 लिखो, इफ परसेंटेज आर गिवन, इफ परसेंटेज आर गिवन, देन, नीचे लिखो फिर नई लाइन से। केस नंबर 2 हो गया, नई लाइन से लिखो, इफ परसेंटेज आर गिवन। वही लाइन जब दोबारा बोलते हैं तो बहुतों को पेन नहीं चलता। इफ परसेंटेज आर गिवन, देन वी अप्लाई आई इंटू I into weight upon molecular weight formula. Then we apply I into weight upon molecular weight formula. ये कहानी सबको समझ में आ गई? अब नीचे लिखो बेटा, I into weight upon molecular weight directly proportional albeली और inversely proportional very fast. लिखो, राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, right decreasing order of osmotic pressure and lowering in vapor pressure of के बाद लिखो, नीचे डैश लगा के लिखो, नंबर 1% यूरिया, नंबर 2 1% ग्लूकोज, नंबर 3 1% सुक्रोज। सवाल समाप्त हुआ। पहला है 1% यूरिया, दूसरा है 1% ग्लूकोज, ग्लूकोज पहले तो नहीं बोल दिया, 1% ग्लूकोज, और तीसरा है 1% सुक्रोज। अच्छा बताओ, कौन सा फार्मूला लगाएंगे? आई इंटू वेट अपान मॉलिकुलर वेट, यही फार्मूला लगाएंगे। अच्छा बताओ, यूरिया का आई कितना? 1, आई कितना? 1। अच्छा, वेट कितना दिया गया है? 1 ग्राम, और मॉलिकुलर वेट कितना है? 60। तो आंसर क्या आ गया? 1/60। अच्छा बताओ, इसका ग्लूकोज का आई 1 इंटू वेट 1 ग्राम इंटू 180, आंसर आ गया 1/180।
क्लियर है? यहाँ आ जाओ, 1 इंटू 1/342, तो आ गया 1/342। 342 मॉलिक्यूलर वेट होता है सुक्रोज का। फार्मूला C12H22O11, याद कर लो, बार बार अब उसको लिखाए उखाया नहीं जाएगा। सुक्रोज 342, बस इतना जानो। अच्छा बताओ, सबसे छोटा आंसर कौन आएगा? 1% सुक्रोज, क्योंकि न्यूमरेटर क्या, डिनोमिनेटर क्या है, बहुत बड़ा है, तो सबसे छोटा आंसर ये आएगा। सबसे यानी आई इंटू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम इसका है, तो पक्की बात है वेरी फास्ट इनका ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? लेकिन अलबेली इनका सबसे कम होगा। क्लियर है? अच्छा बताओ, आई इंटू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट का रिलेशन क्या होगा? सबसे ज्यादा 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, यही तो वैल्यू होगी। अच्छा, अब उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई इंटू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो इसका तो क्या होगा? सेम होगा। अच्छा, लोवरिंग लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखो ये फार्मूला हमने लगाया है, आई इंटू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अलबेली। ठीक है? अल का मतलब ऑल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, बे का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, और ली का मतलब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का भी ऑर्डर क्या होगा? 1 2 3। इससे आपके बड़े बड़े सवाल लग जाया करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 सब लोग लगाएं। क्वेश्चन नंबर 32 बुकलेट का, क्वेश्चन नंबर 32 फ्रॉम बुकलेट, 32 नंबर सवाल सभी लोग लगाएं। और कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो बुकलेट ना लाया हो, है ना? इतनी वजन नहीं है कि भूल जाओ, उसको अपनी नोट्स के अंदर रखा करो। 32 नंबर सवाल लगाओ। देखो सवाल मैं पढ़ के बता रहा हूं। द फॉलोइंग सोल्यूशन वेयर प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 250 ml वाटर, 10 ग्राम यूरिया 250 ml वाटर, ठीक है, और 10 ग्राम सुक्रोज 250 ml वाटर। राइट द राइट ऑप्शन फॉर द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। अच्छा एक बात बताओ, ग्राम दिया, ml दिया, तो कंसंट्रेशन दी है, क्या दी है? कंसंट्रेशन दी है। तो सबके कंसंट्रेशन निकाल लें, फिर आई इंटू सी कर दें, फिर अलबेली वेरी फास्ट लगा दें, है ना? सवाल मैं बताऊंगा नहीं, बिल्कुल नहीं, गधों को गधे नहीं बनाए रखना है। अब तुम्हारा काम क्या है? अच्छा पहला पहला बोलो, बताओ बेटा, 10 ग्राम क्या दिया है? पहला बोलो ऑप्शन। 10 ग्राम ग्लूकोज, 10 ग्राम ग्लूकोज 250 ml वाटर। दूसरा बताओ, 10 ग्राम यूरिया 250 ml वाटर। तीसरा बताओ, 10 ग्राम यूरिया 10 ग्राम सुक्रोज 250 ml वाटर। यही तो है। अब आप इनका C1 C2 C3 निकाल दें। अच्छा बताओ, ये C1 क्या होगा? वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपान VML। अरे मोलेरिटी ही तो निकालनी है। वेट कितना दिया गया? 10 ग्राम। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट 180, 1000 अपान 250, ये कट गया 4, ये उड़ा, ठीक है, तो ये हो गया 2, ये हो गया 9, तो ये हो गया 2/9। देखो पहला सही आया, क्लियर हो गया, 2/9। C2 निकालो। सेम यही फार्मूला लगाना बार बार। तो क्या लिखेंगे? 10 अपान यूरिया 60,
इंटू 1000 अपान 250, ये हो गया 4, ये उड़ गया, ये हो जाएगा 2/3। C3 निकालो, 10 अपान 342 इंटू 1000 अपान 250, ये हो गया 4 और ये हो गया 40 अपान 342, है ना। अब आपके पास देखो C1 मालूम, C2 मालूम, C3 मालूम, वी अप्लाई I इंटू सी, I इंटू सी। अच्छा, चाहे सुक्रोज हो, चाहे ग्लूकोज हो, चाहे यूरिया, सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, दैट इज सबका I1। तो क्या करेंगे, I इंटू सी, क्या करेंगे 1 इंटू 2/9, उसके बाद 1 इंटू 2/3, उसके बाद 1 इंटू 40/342। सबसे छोटा आंसर कौन आएगा? निकाल। अच्छा, इसको सॉल्व करके बताओ, पॉइंट हम बताओ। अरे 342 इसके रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। अरे यार, ये इसके चौथाई लगभग 4 गुना है, और ये इसके बहुत गुना है, 4 से ज्यादा गुना है ना। अरे 4 चौक 16, 160 ही तो होता यदि 4 गुना होता। और ये है, ये 8 गुना से 8 साढ़े 8 गुना के आसपास है। पक्की बात है, ये बहुत बड़ा है ना। अच्छा बताओ, आगे P1 P2 P3 क्या दिए थे? सवाल पढ़ो तब पता चलेगा। हाँ, ऑस्मोटिक प्रेशर बताने हैं, है ना। तो बताओ, ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I इंटू सी होगा कि नहीं? आए ना। I इंटू सी सबसे ज्यादा किसका आएगा? सबसे ज्यादा इसी का आएगा, है ना। तो बताओ, सबसे ज्यादा किसका आया है? सबसे ज्यादा आया यूरिया का, उसके बाद ग्लूकोज का, और उसके बाद सुक्रोज। अच्छा बताओ, ग्लूकोज के सामने P1 लिखा था शायद, आगे देखो P1, यूरिया के सामने P2, और उसके बाद सुक्रोज के सामने, यही ऑर्डर बन गया। बना? क्या ऐसे सवाल नहीं लगा पाओगे? लेकिन अलबेली वेरी फास्ट हम तुम्हें नहीं बताए होते तो तुम्हारी हालत खराब हो जाती, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं था इस सवाल लगाने का। चलो अच्छा, अब अगला पहले चैप्टर पूरा कर लो, फिर सवाल पे आते हैं, है ना। फिर एक तरफ से सवाल लगवा देते हैं। अगला लिखो सॉल्युबिलिटी, लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। लिखो सॉल्युबिलिटी। अच्छा, अलबेली वेरी फास्ट दिमाग में बैठ गया बढ़िया से। अच्छा देखो, अब जैसे ऐसे ये 32 नंबर सवाल आया, अब बड़ा सवाल लग रहा था ये कि क्या लगाऊं। हमने 2 ही केस पढ़ाए हैं, जब कंसंट्रेशन दिया हो तो फिर क्या फार्मूला लगाना है, और जब परसेंटेज दिया है तो क्या लगाना है। और देखो, उस सवाल में कंसंट्रेशन को तोड़ के दिया था टुकड़ों में, 10 ग्राम 250 ml में, 10 ग्राम 250 ml में, 10 ग्राम 250 ml में, और सबका ऑस्मोटिक प्रेशर दे दिया P1 P2 P3। उसने कहा कि ऑस्मोटिक प्रेशर का डिक्रीजिंग ऑर्डर हमें बताओ। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाने के लिए और हमारे पास कोई जुगाड़ नहीं, तो हमने जुगाड़ उसका क्या बनाया, अलबेली वेरी फास्ट, है ना। अलबेली I इंटू सी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और वेरी फास्ट I इंटू सी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और यही सेम बात I और मॉलिक्यूलर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट के साथ भी है। अगली हेडिंग डालो सॉल्युबिलिटी। हाँ कल टेस्ट है, हाँ कल टेस्ट है, पूरा आएगा। अब मैं इस बार टॉपिक भी लिखवा दूंगा, ये बार बार पूछना अच्छा नहीं लगता है। उसमें पूरे चैप्टर में लिखवा दूंगा, और जितने हमने चैप्टर पढ़ा दिए हैं उसका मैं लिस्ट लगवा दूंगा। कम से कम तुम्हें जानना भी चाहिए कि खत्म क्या हो गया है।
खत्म जितना हो गया उस पे ज्यादा ध्यान दो, लेकिन हमारा ध्यान तो उल्टा रहता है। कितने बच्चे हैं, हाँ कितने चैप्टर बच्चे हैं इस पे ध्यान रहता है। कितने चैप्टर हमको पढ़ा दिए गए हैं, जो हमको नहीं आते हैं वो भी तो हमसे बच्चे ही हैं। उस पे तुम ध्यान दो, उस पे काम करो कि जो पढ़ा दिए गए हैं वो तुमसे ना बचे, वो कम से कम तुम्हें आए। क्लियर है? लिख के चैप्टर हम टंगवाने वाले हैं कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ा दिए गए हैं, है ना। लिखो भैया, सॉल्वेबिलिटी लिखो। सॉल्वेबिलिटी अच्छा बताओ क्या है? सॉल्वेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है? घुलनशीलता। वेरी नाइस। बताओ सॉल्वेबिलिटी का मतलब क्या है? किसी चीज का किसी के अंदर डिसॉल्व होना, मैक्सिमम डिसॉल्व होना कहलाता है सॉल्वेबिलिटी। क्लियर है? चलिएगा, अच्छा लिखो। सॉल्वेबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस, लिखो बेटा लिखो, लिखो। सॉल्वेबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट, is its maximum amount that can be dissolved, that can be dissolved in a specified amount of solvent, specified amount of solvent at a specified temperature, at a स्पेसिफाइड टेम्परेचर। कुछ समझ में आया? देखो बेटा फिर से अच्छा सुनो, सब लोग कंप्लीट कर लो। सॉल्वेबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट, ये जरा मैक्सिमम अमाउंट पे गोला लगा लेना। दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर। जैसे हमको 250 ग्राम चीनी पानी में घोलनी है, तो सॉल्वेबिलिटी किसकी होगी? चीनी की। किसके अंदर होगी? पानी के अंदर। तो पानी के अंदर मान लो 25 डिग्री टेम्परेचर पे 250 ग्राम का मैक्सिमम कितना पार्ट डिसॉल्व हो गया, यही कहलाएगी सॉल्वेबिलिटी। क्लियर है? अच्छा, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्वेबिलिटी भी बढ़ेगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। जैसे ऐसे देखो ना, पहले शरबत बनाते हैं, है ना, हाँ पी भी जाते हैं, लेकिन यदि हमको ज्यादा चीनी डिसॉल्व करनी है किसके अंदर? पानी के अंदर, तो उसको फिर हम कहाँ रख देते हैं? टेम्परेचर पे, मतलब कड़ाहे में भर के या कड़ाही में भर के, वो कहाँ रख दिया? फ्रिज में नहीं, कहाँ रख दिया? स्टोव पे रख लिए, गैस पे रख दिए, और उसके बाद हीट करते हैं, तो दे दनादन चीनी डाले जाओ उसके अंदर, डिसॉल्व होती जाती है। क्लियर है? चलेगा, अगली बार लिखो। लिखो इट्स नई लाइन से लिखो। इट डिपेंड्स अपॉन, सॉल्वेबिलिटी कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है? लिखो इट डिपेंड्स अपॉन, डैश लगा के छोड़ दो, नीचे लिखो नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्यूट। नंबर 2 नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नंबर 3 टेम्परेचर। नंबर 4 प्रेशर। ठीक है?